आज से हम जो मनोहर पांडे का किताब है अरिहंत पब्लिकेशन का, उसका जो इकोनॉमी पर्सन है उसको हम एक डिफरेंट प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर बनाया हुआ है और धीरे धीरे हम सारा किताब को जो इकोनॉमी पोर्शन है उसको इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि एक हमारा टेरिटरी है, चाहे ये समाज हो गया या फिर एक देश हो गया या एक राज्य हो गया, वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस जो होते हैं, जो वेल्थ होता है, हम इसको गुड्स एंड सर्विस बोल रहे हैं, इसको हम वेल्थ भी बोल सकते हैं। तो एक सिस्टम में वेल्थ का जो प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, उसको हम उस सिस्टम का इकोनॉमी कहते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ ए सिस्टम। एडम स्मिथ इनको इकोनॉमी का फादर माना जाता है और ये न जाने कितने बार एसएससी का क्वेश्चन में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जैसे एक देश है या एक स्टेट है कह लें, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया। तो हम जब इन चीज़ों को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, इनका इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्मॉल स्केल इंडिविजुअल्स फार्म और सिंगल फार्म और ए सिंगल कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जब छोटा पोर्शन वाला या फिर छोटा स्केल वाला कोई भी एक सिस्टम का हम जब स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे एक कंपनी हो गया, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका ग्रॉस अर्निंग कितना है, इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे एक गांव है, वहाँ पे कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे कितना प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचा गया। अगर हम ये सब चीज़ों को रीड करेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वैसे ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे छोटा छोटा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स मिल के एक पूरे देश का इकोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम जब इन सभी को इंडिविजुअली रीड ना करके, इन सब को एक साथ रीड करके हम जब एक कॉमन एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, कॉमन एक डाटा हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है। स्टडीज ओवरऑल मार्केट विथ एवरी सेक्टर इंक्लूडेड। जैसे कि हमने निकाला जीडीपी, हमने निकाला नेशनल इनकम। तो ये सब चीज़ें कोई एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री को स्टडी करके नहीं निकाला जाता। ये ओवरऑल उस देश में या फिर उस स्टेट में ओवरऑल जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सभी को एक साथ लेकर हम ये सब डाटा निकालते हैं। तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला चीज़ है नहीं। एक होता है ओपन इकोनॉमी। एक स्टेट है या फिर एक नेशन है, अगर ये कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करता, कहीं से एक इंपोर्ट नहीं करता, मतलब इसका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम है नहीं, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। और जहाँ पे इसके अंदर ही जितना कंजप्शन होता है, यहाँ इसके अंदर में ही जितना इनका प्रोडक्शन होता है, उतना यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। यहाँ का गुड्स एंड सर्विस ना बाहर जाता है, ना बाहर से गुड्स एंड सर्विस अंदर आता है, उसको हम बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, दूसरे फॉरेन कंट्रीज हो गया या फिर दूसरे फॉरेन स्टेट्स हो गया, उनके साथ इनका ट्रेड है, उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। इंडिया जो है वो
नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस जीडीपी क्या होता है, हम जब जीडीपी को इंडिविजुअली कवर करेंगे उसमें देखेंगे। अभी के लिए जानो कि नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर इंडिया का जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। सिंपल बात में बोलूँ तो नॉमिनल जीडीपी मतलब प्रेजेंट डेट में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसका जो मार्केट वैल्यू होता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। मार्केट वैल्यू इन द सेंस, जैसे 5 साल पहले एक चीज़ का कीमत था 5 रुपया, 2010 में सपोज एक चीज़ का कीमत था 5 रुपया, 2020 में उसी चीज़ का कीमत हो गया है 20 रुपया। तो अगर हम रियल जीडीपी के 2010 को रेफरेंस मान के हम उसका रियल जीडीपी अगर निकालेंगे तो हमारे देश में वही एक चीज़ प्रोड्यूस हुआ तो हमारा उसका जीडीपी क्या होगा, 5 रुपया होगा। उसको हम रियल जीडीपी बोलेंगे। लेकिन 2020 में वही चीज़ का रेट बढ़ गया है कितना, 20 रुपया, इन्फ्लेशन होके। तो अगर वही चीज़ एक चीज़ हमारा या देश में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 20 रुपया। तो उसको हम, क्योंकि वो प्रेजेंट डेट का जो उसका कॉस्ट है उस कॉस्ट के बेसिस पर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। बस इतना जानो कि प्रेजेंट डे का प्राइस जितना होगा उस बेसिस पे हम गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। ठीक है। और अगर हम कोई बेस ईयर जो होता है उसके बेसिस पर अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन ऐड होके रहता है। इन्फ्लेशन मतलब जो चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ होता है, जो 5 रुपये में मिलता था आज की डेट में 10 रुपया हो गया है, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब में देखें तो ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। अब ये परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होता है, सपोज हम इंडिया में एक ठो डेयरी मिल्क खरीदे, 40 ग्राम का डेयरी मिल्क खरीदे, वो 20 रुपया पड़ता है। ठीक है। वही 40 ग्राम का जो डेयरी मिल्क है, हम एग्जांपल के लिए मानते हैं, अगर हम कोई फॉरेन कंट्री में खरीदें, सपोज हम उसको यूके में खरीदते हैं या फिर यूएस में खरीदते हैं, तो सपोज हम यूएसए में उसको खरीदें तो वही एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट है सपोज $1। तो परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब में हम देखें तो 20 रुपया का जो औकात है इंडिया में, मतलब 20 रुपया में वो 40 ग्राम का एक डेयरी मिल्क खरीद रहे हैं, और वही 40 ग्राम का एक डेयरी मिल्क $1 में मिलता है यूएसए में। तो इंडिया में 20 रुपये का जो औकात है वो यूएसए में $1 का औकात है। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 रुपया का जो परचेजिंग पावर है वो $1 का परचेजिंग पावर है। 20 रुपया में हम जिस चीज़ को खरीद सकते हैं, जितना चीज़ें खरीद सकते हैं, उतना चीज़ें हम $1 में यूएसए में खरीद सकते हैं। तो परचेजिंग पावर दोनों का सेम हो गया। समझ रहे हो। इसको हम परचेजिंग पावर पेरिटी बोलते हैं कि आपका देश का करेंसी और दूसरे देश का करेंसी, दोनों करेंसी का कंपैरिजन होता है कि हम उस रुपए में, उतने रुपए में कितना चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है। उसको हम परचेजिंग पावर पेरिटी बोलते हैं। जैसे अभी $1 का प्राइस कितना चल रहा है, $1 का प्राइस अराउंड 76 रुपीज़ चल रहा है। इस पर कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, जो एक्सचेंज प्राइस है, एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसका प्राइस है। और ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये वाला, कि देखो दुनिया का सारा ट्रेड, लगभग सारा ट्रेड डॉलर में होता है। तो हमको अगर कहीं पे एक्सपोर्ट करना होगा, कि कहीं से हमको इंपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करना है मतलब हम चीज़ें खरीदना है, तो हम कोई देश से चीज़ें खरीदेंगे तो हम उनको पे करेंगे किस में, डॉलर में। वो लोग तो इंडियन करेंसी लेंगे नहीं। और डॉलर जो होता है वो मार्केट में लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट है वो उनका करेंसी जब अपना मन लगे तब वो छाप लेंगे।
तो डॉलर लिमिटेड है मार्केट में और हमको डॉलर चाहिए। तो जब लिमिटेड चीज़ होगा और हमारा डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ का रेट बढ़ेगा। तो इसी कारण डॉलर का जो सप्लाई है वो कम होता है और उसका डिमांड ज़्यादा होने से डॉलर का जो वैल्यू होता है वो बढ़ते जाता है। आप देखते होंगे $1 72 था, फिर 74 हुआ, फिर अभी 76 हो गए, क्योंकि डॉलर का डिमांड अभी मार्केट में। तो ये वाला चीज़ है वो एक्सचेंज मार्केट का रेट है, ठीक है। और ये वाला चीज़ बता रहा हूँ कि 20 रुपये में आप जितना चीज़ें इंडिया में खरीद सकते हैं उतना चीज़ें अगर आप $1 में यूएसए में खरीद सकते हैं तो परचेजिंग पावर के बेसिस पर $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ होना चाहिए। और ये एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है वो यही है कि $1 मतलब 76 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन हम 76 रुपीज़ में जितना चीज़ें खरीद सकते हैं इंडिया में, ज़रूरी नहीं है कि $1 में उतना चीज़ें हम यूएसए में खरीद सकें, उससे कम हो सकता है। तो उसी चीज़ के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसको हम ये परचेजिंग पावर पेरिटी बोलते हैं, जो ये मैंने समझाया। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है और नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी क्या हुआ है, जो सीएसओ था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिले कि जीडीपी का जो वैल्यू होता है, कैलकुलेशन होता है, वो कौन करता है, तो अगर आपको वहाँ पे सीएसओ दिखे या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दिखे तो वो क्लिक कर देना। और अगर सीएसओ नहीं दिया होगा तो एनएसओ देगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। और ये एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। ये एनएसएसओ का काम होता है डाटा गैदर करना। जितना भी डाटा है हमको जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको जितना डाटा चाहिए वो एनएसएसओ कंडक्ट करता था सर्वे, और वो डाटा कलेक्ट करता था। और ये जिस सीएसओ है, ये सीएसओ उन डाटा को एनालाइज करके प्रोसेस करके हमारा रिजल्ट निकालता था। जो हमारे जीडीपी इतना है, कि नेशनल इनकम इनका है, पर कैपिटा इनकम इतना है, जो डाटा निकालेगा वो डाटा को एनालाइज करके बाद रिजल्ट निकलेगा ना, तो वो एनालाइज का काम सीएसओ करता था। लेकिन अभी के डेट में ये सीएसओ और एनएसएसओ इनको मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है। तो ये याद रखना कि जीडीपी हो या फिर नेशनल इनकम हो या फिर पर कैपिटा इनकम हो, ये कौन कैलकुलेट करता है? वो सीएसओ या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करता है। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये याद रख लेना। इंडिया में क्या, ज़्यादातर हर कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं। उनका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 3 सेक्टर में बटा हुआ होता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, हमारे इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20% अराउंड का कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट का। तो प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर मेनली जहाँ से हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जैसे हम एग्रीकल्चर किए, जैसे हम माइनिंग किए, फिशिंग किए। रॉ मटेरियल जैसे हम माइनिंग करेंगे, माइनिंग से हमको लोहा का पत्थर मिलेगा, लोहा सा पत्थर को हम जब पिघलाएंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करके हम वहाँ से लोहा निकालेंगे। तो जो लोहा वाला पत्थर है, जो आयरन ओर है, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर ये प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। और ये प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का जीडीपी में वो लगभग 19.9 या फिर टोटल 20% अराउंड है। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जैसे हम व्हीट प्रोड्यूस किए खेत में, वहाँ से हमारा फ्लोर बनेगा। तो ये फ्लोर जो बनेगा इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, क्योंकि फ्लोर से हम उसको खरीदने के बाद हम वहाँ से क्या बनाएंगे? रोटी बनाएंगे। तो जो फिनिश्ड गुड्स होता है प्राइमरी
जो रॉ मटेरियल होता है उनका हम प्रोसेस करके जब फिनिश गुड बना देते हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और इसका लगभग लगभग जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% है इंडिया का जीडीपी में। जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। जैसे कि आप सैलून जाते हो बाल कटाने, तो आप पैसा देते हो, पैसा के बदले वो कोई चीज़ नहीं देता पर आपको सर्विस देता है, बाल काटता है, फेशियल कर देता है, तो उसको हम सर्विस में काउंट करते हैं। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क जैसे हम चलाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद हमारा टूरिज्म हो गया, ये सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देना लेना होता नहीं है पर सर्विसेज मिलता है। और ये बिगेस्ट सेक्टर है इंडिया का, और सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही है जो अराउंड 54% है। मोर देन 50% ऑफ इंडियन जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जो इंडिया का इकोनॉमी है उसका नेचर क्या है, नेचर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी होता है। तो जो इंडिया का इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे बोथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है और प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब जैसे हमारा पीएसयूज हो गया, नेशनलाइज बैंक हो गया, रेलवे हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रहता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलेंगे। और ऐसा सेक्टर जो उसका मालिक इंडिविजुअल्स होंगे, प्राइवेट लोग होंगे, जैसे टीसीएस हो गया, एक कंपनी है वो, या फिर रिलायंस हो गया, ये एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो इनको हम प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। तो इंडिया में क्या है, बहुत प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर भी है, मतलब ओनरशिप बहुत पब्लिक के गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी है। तो इंडिया का इकोनॉमी को हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब हमारा इकोनॉमी अभी फ्लोरिशिंग स्टेज पर है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये याद रख लेना, क्योंकि ये हो सकता है 4 ऑप्शन दे के आपको पूछ ले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। या फिर आप जैसे स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हो उसमें ये सब चीज़ें आपको 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा अगर आप लिख लेंगे, ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल के साथ लिख लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा एज मिल जाता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे लो पर कैपिटा इनकम, ओवर पॉपुलेशन, मतलब इंडिया का लो पर कैपिटा इनकम लो भी है, ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर है, और हमारा जो पॉपुलेशन है लगभग 25% पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब एक सॉलिड नंबर में भी देखें तो 140 करोड़ का 25% मतलब भी एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया का जो मोर देन 45% पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, मशीनरी हो गया, इसको कैपिटल बोलते हैं, तो लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये भी इंडिया में प्रिविलेंस है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये देख लेना, और इंडिया का इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं पढ़ा हूँ ग्रेजुएट और कर रहा हूँ नौकरी पीएन का, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब मुझे मेरे क्वालिफिकेशन और कैपेसिटी के बेसिस में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडियन इकोनॉमी का, वो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो मेनली लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस है, ठीक है। तो नेचर क्या है, मिक्स इकोनॉमी है,
डेवलपिंग इकोनॉमी है और एग्रेरियन इकोनॉमी है। और जो इकोनॉमिक सिस्टम हम देखें, जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो दुनिया में 4 किस्म के जो इकोनॉमिक सिस्टम मिलते हैं ब्रॉडली, वो 4 क्या क्या हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम, आलू ले लो, आलू के बदले तुम प्याज दे दो, मुझे चाहिए आलू तो मैं तुमको दे दूंगा, भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं, आलू दे दूंगा, तुम मुझे दे दोगे नमक। बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें लेना देना, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता और मोस्ट बेसिक है। मतलब पहले हंटरिंग गैदरिंग सोसाइटी था, लोगों के पास पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब ये सब चीज़ चलता था। आज की डेट में इसका कोई रिलेवेंस है नहीं। बस याद रख लेना कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो पहले आज से 1000-2000 साल पहले अगर होता होगा ऐसे तो हुआ होगा, होता था उस समय, क्योंकि उस समय हमारे पास तो था नहीं। गोल्ड कॉइन जब चलन हुआ उसके पहले जब सोसाइटी था तो वहाँ पे चीज़ों के बदले चीज़ें लेना देना होता था, पैसा का सिस्टम था नहीं। तो उसको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद सोशलिज्म और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें हम इसको कम्युनिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है एक देश में, जितना भी वेल्थ का जो क्रिएशन का सोर्स होगा वो सब गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज होके रहता है। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, जो भी हुआ, फूड मार्केट हो गया, जो भी है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और आप प्रोड्यूस किए हुए चीज़ों को किस रेट में बेचेंगे, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसको हम कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक बोलते हैं या फिर सोशलिज्म और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये सोशलिज्म या कम्युनिस्ट सिस्टम है वो क्या आइडियल है? खुद सोचो। 3 नंबर जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है। यहाँ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता, मार्केट ओपन होता है और वहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका वो ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। और जो सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिमांड के बेसिस में चलेगा। गवर्नमेंट आपको कहेगा नहीं कि इतना बनाओ, कि ये चीज़ ही बनाओ। जैसे वो कम्युनिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहता है हर डिसीजन, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है। मार्केट में जैसा डिमांड रहेगा, जैसा नीड रहेगा, उसी के बेसिस में वो लोग गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज का प्रोडक्शन या सप्लाई करेंगे, और प्राइस का कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जैसे आज के डेट में कोई भी दुनिया का कोई भी इकोनॉमी आज के डेट में प्योर कैपिटलिस्टिक नहीं है कि प्योर कम्युनिस्ट नहीं है, पर हम जैसे यूएसए का इकोनॉमी है हम उसको कैपिटलिस्टिक मान सकते हैं, क्योंकि उसका जो टेंडेंसी है वो कैपिटलिस्टिक नेचर है। हालांकि 100% कोई कैपिटलिस्टिक नहीं है कि कोई मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं है, पर जो टेंडेंसी है, जैसे रसिया हो गया वो एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, चाइना हो गया वो एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। 100% तो नहीं है पर टेंडेंसी उसका कम्युनिस्ट इकोनॉमी जैसा है। वैसे यूएसए हो गया, उसका टेंडेंसी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो कहाँ पे है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूएसए का, तो क्या ये एक बेस्ट सिस्टम है? क्या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी से बेहतर है? ये सोचने वाली बात है, और मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा खुद से एनालाइज कर लो। और चौथा टाइप का सिस्टम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया कि उसमें बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, जैसा इंडिया का इकोनॉमी है। तो क्या ये सबसे बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम है? इजिप्ट, और ख़ास करके इंडिया जैसे देश में जहाँ पे
इतना ओवर पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज है, लो पर कैपिटा इनकम है, तो क्या इंडिया को कम्युनिस्ट सिस्टम या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम की ओर शिफ्ट होना चाहिए? क्या हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए क्या हमको कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए? ये जितना मैंने बताया उसके बेसिस पे सोचो और खुद से एनालाइज करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।